गुड मॉर्निंग बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर एस के बंसल आपको इनकम टैक्स C 204 पेपर 4 पढ़ाऊंगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स पेपर में पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन। इसके लिए हमारे पास कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जिनका हम धन्यवाद देते हैं। पहला है इनकम टैक्स बाय डॉक्टर एस सी मेहरोत्रा एंड डॉक्टर एस पी गोयल। सेकंड है इनकम टैक्स डॉक्टर बी के अग्रवाल एंड डॉक्टर राजीव अग्रवाल। थर्ड है इनकम टैक्स डॉक्टर पी के जैन एंड डॉक्टर आर के त्यागी। फोर्थ है स्टूडेंट गाइड टू इनकम टैक्स डॉक्टर वी के सिंघानिया। हम इन सभी का धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये सभी रेफरेंस बुक्स हैं। पांचवा है गूगल ट्रांसलेटर का भी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमने उनके माध्यम से हिंदी ट्रांसलेशन की सुविधा ली है, उसका भी हम धन्यवाद देते हैं। हम आयकर का शुरू करने जा रहे हैं। आज पहला दिन, पहला लेक्चर। सबसे पहले हम समझें कर क्या होता है। कर सरकार के द्वारा लगाया जाता है और यह दो प्रकार का होता है। पहला है डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो एक करदाता के द्वारा सीधे ही सरकार को दिया जाता है, उदाहरण के लिए आयकर। जबकि अप्रत्यक्ष कर सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से करदाता के द्वारा दिया जाता है, जैसे जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। इसको एक उदाहरण से समझें तो समझ में आएगा कि अगर मिस्टर एक्स ने प्रत्यक्ष कर देना है, आयकर देना है, तो यह डायरेक्टली सरकार के द्वारा मिस्टर एक्स से लिया जाएगा। अप्रत्यक्ष कर जैसे वस्तु एवं सेवा कर है, यदि मिस्टर वाई विक्रेता हैं, मिस्टर जेड क्रेता हैं, तो क्रेता जब कोई सामान खरीदता है तो उसे बिल मिलेगा, बिल में उसका जीएसटी उसे पे करना होगा। यह क्रेता विक्रेता को जीएसटी पे करेगा और विक्रेता सरकार को जीएसटी का भुगतान करेगा। आज हम इनकम टैक्स शुरू कर रहे हैं, ये हमें समझ में आया। इसमें आयकर को शुरू करते हैं। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है और यह कर एक वार्षिक कर है, वर्ष में एक बारी लगाया जाता है। यह प्रत्येक व्यक्ति अर्थात एक करदाता कहना चाहिए, एक करदाता के द्वारा कमाई गई कर योग्य आय पर लगाया जाता है। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, सरकार यह कर क्यों लगाती है? सरकार के द्वारा कर लगाने का मुख्य रूप से तीन मुख्य उद्देश्य हैं। देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, देश की सुरक्षा के लिए धन की आवश्यकता है और सुरक्षित रखने के लिए वह धन कर के रूप में इकट्ठा किया जाता है, और तीसरा है सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। अर्थात इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार के द्वारा कर लगाए जाते हैं और राजस्व में आयकर की एक महत्वपूर्ण भूमिका नजर आती है। भारत में आयकर सर्वप्रथम कब से आरंभ हुआ? भारत में सर्वप्रथम आयकर 1860 में लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में के कारण तत्कालीन ब्रिटिश शासन को बहुत हानि हुई और उस हानि की पूर्ति करने के लिए सर जेम्स विल्सन के द्वारा आयकर लगाया गया। उसके पश्चात आयकर अधिनियम में ये पहले लगातार 1860, 1863, 67, 1871, इस तरह से 1886 में फिर एक एक्ट पास किया गया और उसे एक स्थायी रूप प्रदान किया गया। इसके बाद 1918 में एक नया आयकर अधिनियम पास किया गया जिसने सुपरसीड किया 1886 के एक्ट को। उसके बाद 1922 में एक और एक्ट बनाया गया और इसने सुपरसीड किया 1918 के एक्ट को। एक्चुअली 1922 में अखिल भारतीय कर जांच समिति की सिफारिशों को
ध्यान में रखकर 1922 वाला एक्ट बनाया गया था। उसके बाद 1939 में हमारा जो करारोपण का सिस्टम था वो बदला गया और परिवर्तन किए गए, काफी संशोधन किए गए, और यह अधिनियम हमारा 1961 वाले अधिनियम तक लागू रहा। जटिलताएं बहुत हो गई थी, इसलिए 1961 में उन जटिलताओं को दूर करते हुए एक नया एक्ट बनाया गया जिसे हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आयकर अधिनियम 1961, जो 1 अप्रैल 1962 से पूरे भारत में लागू हो गया। आज हम जो पढ़ रहे हैं वह आयकर अधिनियम 1961 ही है। वर्तमान में प्रत्येक वर्ष इसमें संशोधन होते रहते हैं, जिसके कारण इसमें बहुत सारी जटिलताएं हो गई हैं और एक नया डायरेक्ट टैक्स कोड बनाने की सिफारिश की गई है, अर्थात एक नया, लेकिन उस पर कार्रवाई है। लेकिन वर्तमान में हमारी जो परीक्षा है, जो हम अभी वर्तमान में लागू है, वह आयकर अधिनियम 1961 पूरे भारत में लागू है, जो 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया और हमें उसी का अध्ययन करना है। इसको शुरू करने से पहले इसमें 4 बातें शामिल होती हैं, अर्थात आयकर अधिनियम में, आयकर अधिनियम है 1961 है, उसके प्रावधानों को सही ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए इनकम टैक्स के रूल्स हैं, और इन सब को प्रशासनिक स्तर पर मैनेज करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, जो वित्त मंत्रालय के अंदर काम करता है। अब आयकर अधिनियम को समझने के लिए हमें ये देखना होगा, आयकर अधिनियम में 3 पार्ट हैं, 3 बातें हैं, चार्जिंग पार्ट, प्रोसीजरल पार्ट और पेनल्टी पार्ट। अर्थात आयकर अधिनियम बताता है कि आयकर किस व्यक्ति से चार्ज किया जाएगा, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति, एक पर्सन जिसकी गत वर्ष की आय निर्धारित कर मुक्त सीमा से अधिक होगी, उससे आयकर लिया जाएगा। और जब उस व्यक्ति से आयकर लिया जाएगा तो वह पर्सन असेसी बन जाएगा, करदाता बन जाएगा, और उसके कर निर्धारण वर्ष में किया जाएगा। उसकी टैक्स लायबिलिटी का निर्धारण चार्जिंग पार्ट में बताया गया। यह इस बात पर निर्भर करता है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, उसकी निवास स्थिति क्या है, उसके ऊपर उसके कर की दायित्व डिसाइड होगी। इसके अलावा अब क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्स ऑफ चार्ज क्या है हमारे, क्योंकि जब हम कहते हैं कि आयकर चार्ज किया जाएगा तो हमें उसके एलिमेंट्स, घटकों को देखना होगा। घटक क्या है? पहला घटक है पर्सन, व्यक्ति। दूसरा घटक है गत वर्ष, प्रीवियस ईयर। तीसरा असेसी। चौथा असेसमेंट ईयर। एंड पांचवा रेजिडेंशियल स्टेटस। एक व्यक्ति जब गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर में कोई आय कमाता है और उस पर कर का भुगतान देने के लिए जिम्मेदार है, तब वह असेसी बन जाता है और उसकी कर का, आय की कर का निर्धारण कर निधान वर्ष में किया जाएगा, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी निवास स्थिति क्या है। इन सभी का हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। तो पहली बात हमने वर्ड यूज किया, एक वर्ड है, सेंटेंस हमारा, द इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द इनकम ऑफ ए पर्सन। इनकम टैक्स एक व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। तो हमने यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स मीन्स टैक्स ऑन इनकम। बहुत सिंपल सी बात, आय पर जो कर लगाया जाएगा उसे इनकम टैक्स बोलेंगे। लेविड का मतलब चार्ज करना, लगाना। यहाँ एक वर्ड है इनकम, जिसको अभी बताएंगे, एक पर्सन, उसको भी एक्सप्लेन, अर्थात एक, क्योंकि महत्वपूर्ण बात है कि हमें पता होना चाहिए इनकम क्या है, पर्सन कौन है, तभी हम ये कह सकते हैं कि इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द इनकम ऑफ ए पर्सन। एक व्यक्ति की आय पर इनकम टैक्स कब लगाया जाता है, तो कैसे? तो सबसे पहले टर्म है हमारे पास इनकम। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में बताया गया है कि व्हाट इज इनकम। एक्चुअली इनकम टैक्स एक्ट में इनकम सेक्शन को डिफाइन जो किया गया, बताया गया है, उसको अगर हम संक्षेप में देखें तो वह इनकम का अर्थ क्या है। इनकम का अर्थ है किसी भी प्रकार की रिसिप्ट,
चाहे वो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट हो, चाहे रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट हो, चाहे वो पूंजीगत प्राप्तियां हो, चाहे गैर पूंजीगत प्राप्तियां हैं, उन्हें आय माना जाएगा। चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे नॉन मॉनेटरी हो, चाहे मौद्रिक हैं, चाहे गैर मौद्रिक हैं। मौद्रिक का अर्थ है जब आपको करेंसी की फॉर्म में पैसा मिलता है, आय प्राप्त होती है। और अगर मान लिया गैर मौद्रिक, अगर आपको काइंड्स की फॉर्म में कोई भी प्राप्तियां होती हैं तो उन्हें कन्वर्ट किया जाता है करेंसी की वैल्यू में, और वो आय की फॉर्म में माना जाएगा। चाहे आप रेगुलर कमाएं चाहे इरेगुलर कमाएं, मतलब अगर आपने सर्विस करते हैं, आप रेगुलर सैलरी प्राप्त करते हैं तो आप रेगुलर इनकम है। इरेगुलर, मान लिया आपने कभी कोई काम किया, कभी आपने थोड़ा सा मूंगफली बेची सर्दियों में, कभी आइसक्रीम बेची गर्मियों में, तो आपने छोटा इरेगुलर वर्क किया कभी कुछ, तो आपने अगर इरेगुलर आय भी कमाई है तो उसे भी हम आय की श्रेणी में शामिल करेंगे। लीगल और इलीगल का अर्थ है चाहे आप लीगल वे से कमाएं चाहे आप इलीगल वे से कमाएं, आपको आयकर तो देना ही होगा। आयकर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई अंतरभेद नहीं है। आप चाहें तो अपनी इलीगल आय पर भी कर दे सकते हैं, देना चाहिए होता है, कानून का प्रावधान है। अर्थात कानून कहता है कि चाहे आप लीगल वे से कमाएं चाहे इलीगल वे से कमाएं, आपको कर देना होगा। ये इलीगल वे, कानून इस बात की मान्यता नहीं देता कि आप इलीगल कार्य करें। एक बात ध्यान रखिए, कानून इस बात की मान्यता यहां पर नहीं दे रहा कि आप इलीगल कार्य करें, लेकिन कर के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी आय पर कर लगेगा। पीरियडिकली आपको मिल रही हो, जैसे आपने मकान किराए पे दिया, या आपको लमसम कोई फायदा हो गया हो, जैसे कंपनसेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट की वजह से कोई लाभ मिल गया हो, या आपको किसी ने, कोई व्यापारी ने कोई कार्य करने या ना करने के लिए कोई लमसम पेमेंट दे दिया है, तो उसे भी आय की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आउटसाइड सोर्स से प्राप्त होनी चाहिए। सपोज हमने पैंट शर्ट पहना है और हमारे पास 4 पॉकेट हैं, और हमने अपनी एक पॉकेट से पैसे निकाल के दूसरी पॉकेट में रख लिया और हमने कहा हमारी आय हो गई, यह नहीं माना जाएगा। अर्थात महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी अन्य व्यक्ति से हमें कोई प्राप्तियां होनी चाहिए। टेम्परेरी या परमानेंट, अर्थात इससे भी कोई अर्थ नहीं है, चाहे आपका सोर्स टेम्परेरी है चाहे परमानेंट है, आपको टैक्स देना ही होगा। यह आय की परिभाषा में शामिल होगा। इसमें कुछ 4 बातें महत्वपूर्ण हैं। इनकम जो है, आय जो है, वो प्लस माइनस हो सकती है। अर्थात आपकी आय जो है, अगर प्लस है तो आय है, और अगर माइनस है तो लॉस है। विवादित आय, डिस्प्यूटेड इनकम से तात्पर्य अगर किसी आय के संदर्भ में कोई डिस्प्यूट है, एक आदमी प्राप्त करता है और एक आदमी कहता है कि ये मेरी आय होनी चाहिए थी। उदाहरण से समझते हैं, अगर एक व्यक्ति का मकान का किराया कोई अन्य व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, सपोज 2 भाई हैं, ए और बी। ए भाई ने मकान बी भाई का है, बी का है, मिस्टर बी का है, लेकिन मिस्टर ए ने किराए पे चढ़ा दिया और मिस्टर ए किराए प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ ये डिस्प्यूटेड इनकम है। तो आयकर अधिनियम कहता है कि जो व्यक्ति इस आय को प्राप्त कर रहा है, वही व्यक्ति इस आय पर कर देने के लिए जिम्मेदार होगा। पिन मनी का अर्थ है, जैसे महिलाओं को, गृहिणियों को प्रति माह घर खर्च को के लिए कुछ पैसा मिलता है और उसमें से वह कुछ पैसा बचा लेती हैं, तो उसे पिन मनी कहते हैं। और ऐसी मनी वो इकट्ठा कर लेती हैं, तो उसे आय की श्रेणी में नहीं माना जाता, उसे आय नहीं कहते। इसी प्रकार से व्यापारी जो धर्मादा वसूलते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, उसे भी आय नहीं माना जाता। ये हुई आय की परिभाषा। अब आते हैं पर्सन। हमने कहा एक पर्सन की आय पर कर लगता है, तो पर्सन कौन होता है? पर्सन का अर्थ है कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इंडिविजुअल का मतलब है एक ह्यूमन बीइंग, मेल, फीमेल, माइनर, मेजर, साउंड, अनसाउंड आदमी, कोई भी व्यक्ति में इंडिविजुअल कहलाएगा, वो कर पर्सन की परिभाषा में शामिल है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें कर्ता एक हिंदू लॉ के मुताबिक जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाते हैं, जो
बिजनेस करती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाकर काम करती है, तो उसे भी हम पर्सन की परिभाषा में शामिल करते हैं। कंपनी का अर्थ है कि ऐसी कंपनी जो भारत में कंपनी अधिनियम में पंजीकृत हो, किसी भी कंपनी अधिनियम में भारत के, उसे भी कंपनी की परिभाषा में शामिल करते हैं। इवन उस कंपनी को भी शामिल किया जाता है कंपनी की परिभाषा में जो भारत के बाहर किसी अन्य देश में पंजीकृत है, तो उसे फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी कहते हैं, वह भी कंपनी की परिभाषा में शामिल है। फर्म का मतलब है, अर्थ है पंजीकृत या अपंजीकृत कोई भी फर्म जो आपने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ी है, इवन अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी फर्म की श्रेणी में शामिल है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का अर्थ है जब कुछ इंडिविजुअल्स ग्रुप मिलाकर ग्रुप बना लेते हैं, उसे हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहते हैं। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन का अर्थ है कि जब उस ग्रुप के अंदर उस इंडिविजुअल के अलावा कंपनी या फर्म को हम मेंबरशिप दे देते हैं, तो उसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। वो भी कंपनी की परिभाषा, वो भी पर्सन की परिभाषा में शामिल है। लोकल अथॉरिटी का अर्थ है स्थानीय सत्ताएं, लोकल बॉडीज जो हैं उन्हें भी हम इस परिभाषा में शामिल करते हैं पर्सन की परिभाषा में। इसका उदाहरण है दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी, या मेरठ नगर निगम, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, गाजियाबाद नगर निगम, ये नगर पालिका, या मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड, या दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, आगरा कैंटोनमेंट बोर्ड, ये सभी जो कैंटोनमेंट हैं, ये जो स्थानीय स्तर पे कार्य करते हैं, उन्हें भी लोकल अथॉरिटी कहते हैं और वो भी पर्सन की परिभाषा में शामिल हैं बेटा। अगला है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन से तात्पर्य ऐसे हैं जो लॉ के निगाह में पर्सन हैं, जिनको बनाया गया है लॉ के द्वारा, या तो पार्लियामेंट में बनाया गया है या विधानसभाओं में बनाया गया है। जैसे LIC एक्ट से LIC बनाई गई है, इसी प्रकार से जो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI एक्ट से बनाया गया है, उसे भी व्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया जाता है। तो ये हमारी होगी परिभाषा व्यक्ति की। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आज आपको कल इसके आगे पढ़ाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इनकम टैक्स BCom सेकंड ईयर।